इसमें लिखा है लाइक क्लीन मंत्र लिखने से ये सारी चीजें होती है ना, लाइक for further connecting with the soul or dream, like if we write that for 3000 times, तो ये सारी चीजें होती है ना। नहीं समझा मैं। लाइक जैसे श्रीम मंत्र दिया है आपने जी, हाँ, उसके नीचे लिखा है इंटेलिजेंस, इमोशंस, सॉफ्टवेयर, फिर डायबिटीज, बीपी, अल्जाइमर, वो सारे लोगों को लिखना है ना श्रीम मंत्र। राइट। I have to write and then pass on the energy। नहीं, वो तो ये लिखना तो आप ही को है। हाँ, अगर आप किसी भी पेशेंट की हीलिंग कर रहे हैं तो उस पेशेंट से तो लिखवाना ही है। ओके। बट आपको भी उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना है। ओके, सो वो जो लिखते हैं वो तो एनर्जी उनके पास ही रहती है। आई हैव टू राइट माई ओन एंड देन यूज दैट एनर्जी। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, मैंने दो चीजें देखी। एनर्जी जो है ना वो हीट के तौर पे ट्रांसफर होती है। जैसे अगर कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा है और वहां पर पंखा नहीं है तो पूरे कमरे में यूनिफॉर्म वो रहता है, यूनिफॉर्म हीट रहती है। बट अगर आप पंखा चला देते हैं तो क्या देखते हैं, नीचे तो ठंडक है, ऊपर गर्मी हो जाती है। वो एयर जो है वो उसी में सर्कुलेट करती है, एनर्जी के तौर पे जो मूवमेंट है वो उसी तरह से वहां पर जो है कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड जो है वो वहीं पे सर्कुलेट करता है। अब जिधर जिसके पास भी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी जिसके पास भी ज्यादा होगी, जो कम एनर्जी वाला है उसका मूवमेंट वहां से ही कनेक्ट होगा। लेना होते हैं डस्ट। जैसे जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी का पैसा अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एनर्जी है, हमें अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाते जाना है, ताकि हम जिसकी भी हीलिंग कर रहे हैं हम उसको भी कहते हैं कि आप भी अपनी एनर्जी बढ़ाते जाओ, so that at any point of time you should not take energy from our reservoir। अगर आप किसी की हीलिंग करेंगे तो अपना दरवाजा खोलेंगे ना, आपका अपना चक्रा कोई भी खोलेंगे ना, तभी तो उसमें एनर्जी डालेंगे ना। ये तो नहीं होगा ना कि अपना बंद है और दूसरे में चले गए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी हीलर है, ही और शी शुड डेफिनेटली डेली राइट दोज बीज मंत्रास। अब वो कम या ज्यादा वो धीरे धीरे एक प्रैक्टिस की बात होती है कि कौन कितना लिख रहा है, कितना कर रहा है। बट जब वो होता है उसको बढ़ाते जाने से आपकी डेली एनर्जी लिफ्टिंग एबिलिटी बदल जाती है। मैं समझा पाया मेरी बात या नहीं? तो पेशेंट जो है, मतलब ये वाली शीट ये बताती है कि एल्जाइमर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, इस पेज से अगले पेज पर वो सारी बीमारियों के भी नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। सो वो सारी लिस्ट जो है, जो डिजीजेस की है, इन सब पर श्रीम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और पेशेंट अगर श्रीम लिखेगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको कम एनर्जी डालनी पड़ेगी। आमतौर पे जब हम फिजिकल हीलिंग सेशंस करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट से लिखवाते हैं, जो उसने अपनी कॉपी में लिखा या शीट्स पे लिखा, उसी को उसकी कॉपी से लिफ्ट करके उसके चक्रास में डाल देते हैं। तो ऐसा करने से जो है वो सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। अदरवाइज जितना गैप होगा उतना आपको फिल करना पड़ेगा, और गैप ज्यादा होगा तो मतलब इसमें मैंने बहुत सारी जगह तो ऐसा भी देखा कि जो पेशेंट था वो ब्राह्मण था और जो हीलर था वो नॉन ब्राह्मण था। उसकी हीलिंग करने के बाद, मतलब एक ब्राह्मण की नॉन ब्राह्मण ने हीलिंग करी, उसको करने के बाद जो हीलर था उसकी एनर्जी भी डिप्लीट हो गई। अच्छा। तो देन आई रियलाइज कि ये इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो पता ही नहीं चलती हैं हमें।
जैसे आप देखिए घर में किसी की डेथ होती है तो ब्राह्मण्स को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, किसी और कास्ट के व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाते? Brahmins are entitled for that. Like, बट व्हाई? देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट ना, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। मतलब अगर शूद्र भी मर रहा है तो भी वो ब्राह्मण ही खाना खाएगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इसका रिलेवेंस होगा ना इस पॉइंट का। और हमारे यहाँ तो बचपन से हमें ये पढ़ाया गया कि शूद्र तो अनटचेबल होता है, उसको तो छूने से ही हम अपवित्र होते हैं, तो भी शूद्र के वहां पर जो है ब्राह्मणी भोजन करता है, तो फिर अनटचेबिलिटी की बात कहाँ से आ गई? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? yes. कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमारे राइट्स एंड रिचुअल के टाइम पर ही हमें पता चलती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने चारों धाम की यात्रा करी है? आप गुजरात में हैं, भावनगर के पास में द्वारका जी है, द्वारका जी एक धाम है, ठीक है। हम्म। फिर आप इधर आ जाओ तो यहाँ बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ दूसरा धाम है। फिर आप उड़ीसा में चले जाइए तो वहां जगन्नाथपुरी है, वो तीसरा धाम है। और फिर आप रामेश्वरम चले जाइए तो वो चौथा धाम है। इस तरीके से 4 धाम है, ठीक है। अब ये 4 धाम में कोई व्यक्ति जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि पूरे देश भर में इन 4 धाम की धर्म में सबसे ज्यादा वैल्यू है। आपने चारों धाम की यात्रा कर ली, अरे आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, ऐसे करके उस व्यक्ति को बोला जाता है। जैसे मुसलमानों में बोला गया कि आपने मक्का मदीना हज कर लिया तो आप सबसे श्रेष्ठ हो गए, फिर कितनी बार हज करा तो और ज्यादा हो गए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो है ये 4 धाम की यात्रा करने से आप श्रेष्ठ हो जाते हो। लेकिन अगर आप ध्यान से स्टडी करो तो राजाओं की पहले दिक्कत थी नेशनल इंटीग्रेशन, कि ये पूरा देश एक सूत्र में बंधा रहे। साउथ का आदमी नॉर्थ में आता है, नॉर्थ का आदमी साउथ में जाता है, साउथ का आदमी वेस्ट में जाता है, ऐसे करके पूरे देश के जो फ्रंटियर्स है वहां पर लोग कॉन्टिन्यूसली जाते रहते हैं इन द नेम ऑफ पिलग्रिमेज। तो एक धार्मिक रिचुअल को चेंज करने से नेशनल इंटीग्रेशन पे फर्क आ गया। अब नेशनल इंटीग्रेशन किसी को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता, उसे रिलीजन पढ़ाया जाता है। बट लोगों ने क्या करा? नेशनल इंटीग्रेशन कर लिया। तो आपको हर जगह प्रोसीजर को देखकर इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कौन सी चीज सही हो रही है, कौन सी चीज गलत हो रही है, किसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो भावना जी, हेलो, हाँ जी मैम। आप वो वीडियो दिखाने वाले थे, 2 हाथों से आप कैसे लिखते हो श्रीम? ओके, मैं एक्चुअली इन्होंने भेजा था एक बार, मैं आपको सेंड कर दूंगी दोबारा से। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ओके, ठीक है। सॉरी, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था कि हर एक जगह जो रिचुअल्स हैं उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स छिपे हुए हैं
जब हम उन मल्टीपल एस्पेक्ट्स को फिल्टर आउट करते हैं तभी हमें ट्रू फॉर्म पता चलती है। अब ये जो मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं। मंत्र चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद का एक सब सेक्शन है जिसका टर्म है दैव व्यपाश्रय। ठीक है, दैव व्यपाश्रय के अंदर 13 सब एलिमेंट्स हैं। मतलब कौन कौन सी चीजें में दैव व्यपाश्रय, मतलब दैव मतलब अननोन। अननोन क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा, परमात्मा, बीज मंत्र, ये हमारी तीनों की तीनों अननोन कैटेगरीज है। हमें हमारी आत्मा के बारे में नहीं पता, परमात्मा के बारे में नहीं पता और बीज मंत्र के बारे में नहीं पता, बट उसका कंट्रीब्यूशन हमें डे टू डे लाइफ में हर जगह दिखता है। तो हम उस अननोन से कनेक्ट हो, ये अपने आप में बीमारियों का इलाज है। इसलिए दैव व्यप आश्रय, आश्रय मतलब किसका शेल्टर लेना। मैंने आपका आश्रय लिया, मैंने उस पेड़ का आश्रय लिया, तो मतलब कि मैं उसकी शरण में चला गया, उस प्रोटेक्शन को मुझे वहां से मिला। तो दैव व्यपाश्रय में 13 सब एलिमेंट्स हैं, उनमें से मंत्र केवल एक है। एक मंत्र है, एक औषधि है, तीसरा है आपका मणि धारण, मतलब ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी जो होता है, जो वो एक उसके अंदर आता है। फिर बलि होती है, जैसे नारायण बलि और तमाम पिंडदान वगैरह जो होते हैं उनको बलि कहते हैं हमारे यहाँ। तो जितने भी तरीके के पिंडदान वगैरह होते हैं वो बलि के तौर पे आते हैं। फिर पिलग्रिमेज, तो ऐसे ऐसे करके देर आर, फिर प्रायश्चित, फिर प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब होता है मंदिर में जाकर सर झुकाना। तो आप जब अपना सर झुकाते हैं कहीं पर, तो आप अपनी ईगो को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये जो 13 सेक्शंस हैं, ये बेसिकली एक तरीके का कोई काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ऐसे करके जितनी भी चीजें जो हमारे हमारे अंदर बीमारियों को लेकर आती हैं, उसका कोई ना कोई काउंटर करने का तरीका दैव व्यपाश्रय में दे रखा है। तो अब आप ये देखिए कि जब मैंने ये 13 एलिमेंट्स पढ़े तो मुझे पता चला कि पूरे देश भर में तो ये हो ही रहा है। जितने भी ज्वेलर्स हैं वो कोई ना कोई स्टोन बेच रहे हैं, और कोई स्टोन खरीद क्यों रहा है? क्योंकि उसको उस सिचुएशन में फायदा होता है। ठीक है, तो हर तरीके का स्टोन होता है, मतलब कोई पुखराज होगा जो जुपिटर के लिए होगा, तो कोई जुपिटर से रिलेटेड डिजीज भी होगी जिसको वो कम करता है, मिनिमाइज करता है। सो जैसे मैंने एक देखा था, किसी व्यक्ति को ना किडनी में स्टोन बहुत बनते थे, तो जिसको किडनी में बहुत स्टोन बनते थे उसे ग्रीन कलर का एक स्टोन पहनने को दिया जाता था, पेरीडॉट। तो पेरीडॉट को पहनने से किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी खत्म हो जाती थी। तो ऐसे करके फिर जेम्स में कौन कौन से जेम में किस चीज के लिए क्या प्रॉपर्टी है उसके तौर पे, तो पूरे देश भर में आपको पता चलता है कि हर एक ज्वेलर या जो भी है वो स्टोन्स रखना शुरू करता है और वो स्टोन्स बिकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दवाइयों के तौर पे आयुर्वेद की पूरी प्रक्रिया देश भर में हर जगह के तौर पे, भोजन में आयुर्वेद में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो उसके तौर पे, क्योंकि जिस तरह का भोजन हम करते हैं ऐसा विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है जो वैसे भोजन करता हो। तो हमारे भोजन के अंदर वो आयुर्वेद के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर पिंडदान वगैरह करवाना ये हमारे देश में ही है, किसी और दुनिया के देश, संस्कृति, सभ्यता में पिंडदान वगैरह ये सब नहीं आता। पिलग्रिमेज सब जगह है, बट चूंकि एक रिलीजन एक हो तो एक एक लोकेशन है, उस पिलग्रिमेज के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन या कुछ इस तरह की चीजें ये उसके अंदर नहीं आती है। तो ऐसे करके जब मैंने सिस्टम देखा तो मुझे पता चला कि पूरे देश में वो सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा है, बस उसका ड्राइवर नहीं है। तो जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो हरिद्वार के पास एक जगह है ऋषिकेश। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव का एक मंदिर है। ठीक है, उस नीलकंठ महादेव मंदिर की क्या विशेषता है कि उस मंदिर में जाने के बाद, उसमें बैठ के ध्यान लगाना, पूजा करने के बाद व्यक्ति का थायराइड घट जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि पिलग्रिमेज से बीमारियां ठीक होंगी, उसके लिए दैव व्यपाश्रय, इसका मतलब कि किसी ने तो उस पॉइंट के ऊपर रिसर्च करी होगी उस मंदिर को बनाने से पहले, यानी कि एक सिस्टम पहले से पहले एग्जिस्ट करता था
आज हमें उस सिस्टम के बारे में नहीं पता। कार्य जवानों છે सर मैंने कल एक पिक्चर आपके साथ शेयर किया था व्हाट्सएप पे। कौन सा वाला? मैंने ध्यान नहीं करा शायद। वो मैं आपके वीडियोस हाँ देख हाँ, रहा समझ था। गया आपने समझ गया कौन सी पिक्चर कह रहे हैं। वो चक्रास वाली पिक्चर जो आपने शेयर करी थी, जो हाँ क्लियर हाँ नहीं आ हाँ रही है, वो मैं अभी भेज दूंगा हाँ थोड़ी देर में। ओके। क्लियर इमेज है मेरे पास में, मैंने देख लिया। ठीक है, हाँ स्टार्ट करें तो। ओके, फिर जैसे हमारे यहाँ ये अनटचेबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि अनटचेबिलिटी के बारे में सारी डिटेल है, तो इत्तेफाक से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मतलब हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है जो शिव जी के। आपके यहाँ वहाँ गुजरात में सोमनाथ जी है, ऐसे ही हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर जो है मल्लिकार्जुन करके श्रीशैलम है। तो वो हैदराबाद से 200-250 किलोमीटर दूर है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ पे वो ज्योतिर्लिंग है। तो अब श्रीशैलम जो है उसमें वहां पर क्या है कि वहां पर एक गांव है अनटचेबल्स का। ठीक है, सबसे पहले वो लोग उस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, फिर किसी और की परमिशन होगी। मेन गेट केवल उन्हीं के लिए खुलता है। बाकी आप अपर कास्ट हैं, जो भी कुछ है, आपके लिए साइड रोड्स हैं, साइड गेट्स हैं, और वो सारी चीजें, मतलब आपको क्यू में लगना है नहीं लगना है वो एक अलग पार्ट है। मेन गेट जो है, केवल वो कुछ गांव है वहां पे अनटचेबल्स के, वो बिल्कुल काले रंग के हैं, कपड़े भी उनके थोड़े डिफरेंट से हैं, केवल उनके लिए मेन गेट खुलता है। और ये आज से नहीं, पता नहीं कब से उनके वहां ये प्रथा चली आ रही है। जबकि अगर आप साउथ इंडियन ब्राह्मण को देखो तो नॉर्थ इंडिया में तो कुछ भी ऑर्थोडॉक्स नहीं होते जितने साउथ इंडियन ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स होते हैं, फिर भी ये रिचुअल्स है। तो जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं, अलग अलग जगह जाकर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा रिचुअल क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। तो जब मैं इस सिस्टम स्टडी कर रहा था तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर ब्राह्मण को माना गया कि ब्राह्मण जार वो सबसे ऊपर के हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ था जो किताब में पढ़ रहा था, जिस ब्राह्मण ने 40 गांव की मिट्टी ना देखी हो, धूल ना फाकी हो, जिसने 40 कुएं का पानी ना पिया हो, जिसने 40 पेड़ के पत्ते ना छुए हो, उसको ब्राह्मण ही नहीं मानते। ठीक है, सो हमारे टेक्स्ट में ये डॉक्यूमेंटेड चीजें लिखी हुई है। जबकि हमारे यहाँ हर जगह बाई बर्थ ही सारी चीजें होती है, बट बाई बर्थ के साथ साथ बाई ग्रूमिंग भी होता है। तो कोई भी चीज सिंस बर्थ तो अप्लाई होती ही होती है, क्योंकि उसके अपने वैल्यूज है, उसके अपने बेनिफिट्स है। लेकिन उसके पैरेलली जो है उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स और प्रेस्क्राइब्ड है। जब हम अपने एपिक्स देखते हैं तब हमें वो पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए है। मैं मेरी बात समझा पाया? सो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। वी हैवंट एक्सप्लोर्ड आवर आइटम्स पर्टेनिंग टू आवर रिलीजन। तो कोई कुछ भी बोलता है तो वो सुनना पड़ता है, और जो व्यक्ति जितनी बड़ी ब्रांड है वो उतनी बड़ी बातें कर देता है, और वो फाइनली जो है वो सारी की सारी चीजें उसी तरह से चलनी शुरू होती है कि भाई शाहरुख खान या आमिर खान ने कोई बात बोल दी तो इसका मतलब सही होगी। तो आमिर खान ने बोल दिया ओ माय गॉड में कि अच्छा ये नहीं पता, ओ माय गॉड नहीं, कौन सी थी उसकी पीके में, कि ये गड़बड़ करता है तो बस फिर वो गड़बड़ ही होती है। सारा हिंदू धर्म फ्रॉडियो का ही है, उसमें कोई काम ढंग का कोई करता ही नहीं है। So, which is not the pure case. तो जब हम अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को
अपने अंदर के पूरे प्रोसेस को इन्वोक करेंगे, तभी हमें ये सारी की सारी चीजें जो हैं पता चलती हैं, तभी हम उस डेवलपमेंट पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हैं जो इस देश के अंदर है। एंड इट इज वेरी मिराक्युलस, मतलब यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं जिसमें मैं तो छोटा सा पार्ट एक ढूंढ पाया, जिसको कि मैंने ये कोर्स बनाकर लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और जब भी शेयर करता हूँ कुछ ना कुछ नई चीजें निकल ही आती है। मतलब इन लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले ही कोर्स करा था, और मैं समझता हूँ पिछले 4-5 दिन में कितने सारे पॉइंट तो ऐसे आ गए जो पिछली बार कोर्स में थे ही नहीं, जो अब की बारी मैंने शेयर करे। उसका रीजन ये है कि मतलब एक बार एक प्रोग्राम एक बैच में करा दिया, मैं फिर पढ़ने बैठता हूँ, फिर अपने कोर्स को रिवाइज करता हूँ, कहाँ कौन से नए पॉइंट्स और इमर्ज हो रहे हैं उसको। इसलिए मैं अपने सारे सेशंस को रिकॉर्ड करता हूँ, सो दैट कि कोई भी चीज एज ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शुड नॉट गेट वेस्ट। और फिर उसकी रिकॉर्डिंग जो है फिर वो यूट्यूब पे अपलोड हो गई, तो पता चल गया कि हाँ भाई ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम किस तरीके से और बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। बिकॉज सोसाइटी का बेटरमेंट तभी होगा व्हेन वील टच आवर ओन सिलेबस। दूसरे की कही सुनी बातों से कभी कोई फायदा नहीं आएगा। सो दैट्स इट। तो चलिए अब पहले कल का और मतलब कल का रिवाइज कर लें, डे 4 एंड डे 5। एक ये पूछूं तो षटकोण वाला जो शम है, ये किसके लिए आता है हमारा षटकोण वाला शम जो है वो ऊपर के 4 चक्रास के लिए आता है, प्राइमरीली ये सहस्त्रार चक्र के लिए है। अच्छा चलो मैं पहले एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूँ। मैंने ये बोला कि सहस्त्रार चक्र बंद की साउंड है म, फिर सहस्त्रार चक्र ओपन की साउंड है षटकोण का श, फिर लंबिकाग्र चक्र की साउंड है क म श क, फिर आज्ञा चक्र की साउंड है त म श क त, फिर मूलाधार ल ह य र ब। ये आया कहाँ से? आप लोगों को मुझसे ये क्वेश्चन करना चाहिए था ना कि भाई चलो आपने ये बता दिया, हमने मान लिया, बट आपको कहाँ से मिला ये चीज? ये आपने मुझसे क्वेश्चन करा ही नहीं। मैं एकदम से सोच रहा था कि ऐसा क्या चक्कर हुआ कि मैंने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करी। ये पीपीटी का पार्ट नहीं है, ये जो शीट्स हमने शेयर करी थी इंडिविजुअल इमेजेस, उसके अंदर है ये लिखा हुआ। अच्छा वो साउंड, यानी इसमें साउंड का कुछ नहीं है ना? इसमें साउंड का कुछ नहीं है। देखिए आप सब लोग कॉपी पर लिखिए महालक्ष्मी, उसके नीचे लिखिए महाकाली, और फिर लिखिए महासरस्वती। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें से यूनिक अल्फाबेट्स उठाने शुरू करिए। इसमें कौन कौन से यूनिक अल्फाबेट्स है, मतलब तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन से मतलब कि ये तीनों नाम जिन टोटल अल्फाबेट्स है, म कॉमन है, हाँ। म, फिर ह, फिर ल वो कैसे है। सरस्वती में ल नहीं है ना सर? नहीं, मतलब कॉमन से मतलब यूनिक अल्फाबेट्स इन तीनों नामों में कौन कौन से हैं, कितने अल्फाबेट्स बने हैं इसमें। मैं शायद समझा नहीं पा रहा। मैं ये कह रहा हूं टोटल अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं यूनिक इसके अंदर, ओके ये कह रहा हूं मैं। तो आएगा अगला
है म अगला ह ल क क श, श ऊपर वाला म लक्ष्मी, मी में ई आ गया, फिर म नीचे वाले में आ गया म ह क होता है क प्लस श, तो क्षत्रिय का श में क और श, क और श के कॉम्बिनेशन से क्ष बनता है। तो महाकाली में म ह क आ गया, ल आ गया, ई आ गया, फिर महासरस्वती में म ह, सरस्वती के स को श कर दीजिए, षटकोण का श, फिर र, फिर श, फिर व, फिर त। ठीक है, कोई बच गया? कोई अल्फाबेट बचा तीनों नामों में जो हमने नहीं लिया हो? नहीं सर। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूं। 10 हो गए। हाँ, अभी मैं 10 को 9 कर देता हूँ। जो क्ष है क वो नहीं आए। श है, क प्लस तो श, तो क कैंसिल हो जाएगा ना, श कैंसिल हो जाएगा, श कैंसिल हो जाएगा। ओके। क्योंकि वो इनके कॉम्बिनेशन से बना है ना। हाँ, तो हमारे पास अल्फाबेट्स हो गए म, ह, ल, ई, ई, क, श, र, र, व, त। ठीक है, अब याद करिए हमने जो है सॉरी, तो हमने जब अ आ ई लिखा था डे 2 पर, तो हमने बोला था ई जो है वो क्या बन गया था? ई जो है वो क्या बन गया था? श ई जो है वो बन गया था य, ई अ य। य ठीक है, अब मैं इसको रीअलाइन कर देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा म, फिर लिखा श, फिर लिखा क, फिर लिखा त, फिर लिखा ल, फिर लिखा ह, फिर लिखा य, फिर लिखा र, फिर लिखा व। म श क त ल ह य र व। आ गया? यही बोला था ना मैंने। हाँ, तो ये आया कहां से? ये 9 अल्फाबेट्स कहां से आए? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सो 3 डिवाइन फोर्सेस। अब 3 क्यों आया? क्योंकि हमने बोला पूरा शरीर 3 ही पार्ट में बटा हुआ है, हेड, नेक और टेल। तो हेड जो है वहां पर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती में से कोई एक है। नेक में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती में से कोई एक है। और नेक के नीचे के हिस्से के लिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती में से कोई एक है। तो 3 कहां से आए? वहां से। तो जब आप एक एक चीज का क्वेश्चन करते हो तो वो चीजें अपने आप आपको अपना स्ट्रक्चर बताना शुरू करती हैं। और फिर जब मैंने उसको देखा संस्कृत में ल, ह, य, र, व, ये कहां से आया, तो मुझे पता चल गया अ, ई, उ, री, री। इन 5 से अ से बना ह, ई से बना या, व से बना उ से बना व,
री से बना रा और लिरी से बना ला, तो ये हाया वारा ला मुझे समझ में आ गया। फिर षटकोण का शा मुझे दिख रहा था कि मुझे षटकोण का शा मेरा छठा चक्र है, बट फिर मैंने जब चक्रास की इमेजेस को देखा तो चक्रास की इमेजेस में मुझे स्ट्रक्चरिंग देखने को मिली। वो स्ट्रक्चरिंग का पैटर्न जैसे ही मैंने वहां पर डाला तो मुझे टोटल सारा का सारा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि अच्छा मेरे पास 9 चक्रास जो थे, ये 9 चक्रास इन अल्फाबेट से कनेक्टेड थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बिंदु मैम आप जो है अपने मूलाधार चक्र का साइज बताइए मुझे कितना बड़ा है। एंड हाफ जितना लग रहा है कि 6। 6 का मतलब तो कंजेस्टेड होता है, 5 है तो कंप्लीट होता है। तो क्या लग रहा है आपको, कंजेस्टेड है या कंप्लीट है? ऐसे कंप्लीट ही लग रहा है ठीक है, बिकॉज आई एम लेथार्जिक और एनीथिंग। वो कंजेस्टेड रहेगा तो मतलब है या नहीं, बस उतना बताइए, उसमें ज्यादा डिस्कशन भी करने नहीं। ठीक है, पूरा है। नेक्स्ट पे ये स्वादिष्ठान देखिए कितना है। 6। कंजेस्टेड है नहीं है? नहीं लग रहा है। ठीक है, ऊपर आइए, मणिपुर चक्र पे आइए। तीन जितना 3 जितना आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है आंखें बंद करिए और अपने मणिपुर चक्र पे अपने ध्यान को लेकर जाइए। कि वैसे चक्रा मेजरमेंट तो गौतम जी और भावना जी आपको तो बताई गई है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं कल प्रैक्टिस तो कर रही थी थोड़ी बहुत। वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी कभी कभी कर लिया करिए प्रैक्टिस, तो फिर मैं सब सही एक साथ ये करा लूंगा। नहीं, मैं प्रैक्टिस करती थी बीच में। चलिए, अभी मैं जो चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ उससे उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि ये क्यों करने के तौर पर है। एक्सरसाइज तो उसमें कोर्स में कवर होती है। तो अब बिंदु मैम आप जो है अपने नाभि चक्र, मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान करिए और मैं बोलता हूँ। श्रीं वम श्रीं श्रीं वम श्रीं श्रीं वम श्रीं श्रीं वम श्रीं वम 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 श्रीं वम श्रीं 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 श्रीं। अब आप अपने मणिपुर चक्र को मेजर करिए। पाई आ गया। ठीक है, कितनी देर लगी टोटल? 2 minutes। तो इतनी इंटेंस एनर्जी किसी भी चक्र के साइज को ट्रांसफॉर्म कर दे। अब क्या है, आपने किसी की हीलिंग करनी है तो बस श्रीम बम श्रीम आपने उसको पहले क्लीन कर दीजिए चक्र को। श्रीम बम श्रीम मनी मन चैंट करिए और उस एनर्जी को उस चक्र में प्लेस कर दीजिए। तो वो चक्र जो है उसका साइज एक्सपैंड हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि एक चक्र का साइज चेंज करने में किसी भी हीलिंग मोडालिटी में कितना टाइम लगता है, और इस प्रोसीजर में टाइम कितना कम लगा। तो हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर ज्यादा भी हील करने हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इट इज ए 2 मिनट जॉब। अब अगर कोई व्यक्ति हु इज नॉट वेरी रिच और डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग उसके पास में बहुत सारा पैसा नहीं है, और हम डेली उसका दिन में 2 बार उसका मूलाधार चक्र जो है वो लंब बीज से एनर्जाइज करना शुरू करें, तो 2 मिनट्स मॉर्निंग 2 मिनट्स इवनिंग, हमें इतना ही टाइम लगना है, एंड वी डू इट फॉर 3 4 6 मंथ्स लेट्स से विदाउट ब्रेक। वो कस्टमर ने वो हीलिंग को एक्सेप्ट करा और उसने उसके तौर पे कर दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि 6 महीने तक जब उसका मूलाधार चक्र बड़ा रहेगा तो उसकी फाइनेंशियल जो है वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज अभी हीलिंग करी तो थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ, उसके बाद फिर से कोई ना कोई डिप्लीशन आएगा। तो ऐसे करके जब कोई चीज रोज करी जाती है 3 4 6 महीने, तो उसका स्टेबिलिटी हो जाती है, और जब वो स्टेबल हो जाता है तब वो चक्रा अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। तो जितनी भी चीजें जो फाइनेंशियली उसको पीछे खींच रही है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली अगर किसी की हेल्थ बहुत सीरियसली डिप्लीटेड है, डिस्टर्ब्ड है, वो उसकी नाभि की क्लीनिंग करे और श्रीम वम श्रीम से प्राणों की उत्पत्ति करे अपने मणिपुर चक्र में, तो धीरे 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 वो मणिपुर चक्र जो है वो पावरफुल हो जाएगा, प्राण जनरेट होने लगेंगे, नोज टू नेवल, नेवल टू नोज ब्रीदिंग पैटर्न चलेगा, और वो बंदा जो बहुत बीमार रहता है वो धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। 3 to 6 मंथ्स टाइम उसको दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो, अगर कैंसर भी है तो भी वो धीरे धीरे करके रिवर्स कर जाएगा। बट देन द प्रोसीजर इज स्पेसिफिकली इन अ जेनरिक डोमेन। केवल इस चक्रा को ठीक करो तो ये ठीक होगा। अब ये ठीक क्यों होना है? क्योंकि इसके अल्फाबेट पे रिसर्च कर रखी है, और जब आप उस अल्फाबेट को बोलते हो तो मनी मन आप इस बात को स्वीकार करते हो कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्लीज ब्लेस मी, बिकॉज मैं आपके एक अल्फाबेट से इसको ट्रीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे ही उसको करते हैं तो वो डिवाइन ब्लेसिंग तुरंत कनेक्ट हो जाती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी ट्राई टू लुक फॉर क्वेश्चंस इन एवरी बिट ऑफ स्टेप। हम कोई भी चीज बिना क्वेश्चन के नहीं टच करते, उसको एक बार उलटते पलटते जरूर है। अब जैसे मैंने अल्फाबेटिकल सिस्टम सामने रखा तो मैंने बताया कि स शा हो गया और शा सा हो गया, जो षटकोण का शा जो है वो सा कर दिया हमारे यहाँ चेंज, इसलिए मैंने महासरस्वती को षटकोण का शा लिखा। तो मेरे जो बीज मंत्र थे उसने वो ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे हेल्प करा, एंड इमीडिएटली वो पावरफुल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। मैं समझा पाया मेरी बात? वाई एनर्जी इज गेटिंग इंटेंस, और जितनी इंटेंस एनर्जी उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि यस देयर इज समथिंग स्ट्रक इन द थ्योरी। और उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें वेस्ट से आई है। मतलब आई बिलीव चोकोक्सोय वाज अमेरिकन। कहां से? फिलीपाइन। फिलीपींस। बट उनका यूएस का मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा वो उनका, कि वहां के इस बजाय वो वहां ज्यादा, वो मतलब हर उन्होंने जो डॉक्टर्स के साथ में जो कनेक्ट करा था और लार्जर प्रोजेक्ट्स करे थे वो यूएस में ज्यादा करे थे। he would travel everywhere, ओके सो मैंने अभी मैंने like अफ्रीका में भी है, we have centers everywhere. हाँ, प्राणिक हीलिंग इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, दैट आई एग्री, बट मैंने मेजोरिटी काम होते हुए जो देखा था वो यूएस के अंदर देखा था, इसलिए मुझे ये था कि ये यूएस में क्यों इतना ज्यादा वो है। तो मेरा मेरा जो पॉइंट था स्टडी का वो ये था कि जब भी कोई व्यक्ति ग्लोबली जाने का एफर्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ जेनरिक एलिमेंट को अपने साथ में लेता है। वो जेनरिक एलिमेंट में आत्मा और परमात्मा जो है वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इनमें नहीं है। तो जब मैं आत्मा परमात्मा को कनेक्ट करना शुरू करूंगा तो वो चीज वहां पर ना होने की वजह से उसकी एक्सेप्टेंस में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो जो चीज ड्रॉप करनी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ड्रॉप हो गया, अदरवाइज उससे ज्यादा इंटेंस एनर्जी कहीं पर नहीं देखी मैंने।
फिर ये चक्रास वगैरह में तो ये जो अल्फाबेटिकल सिस्टम है, ये तो मैंने देखा, ये मतलब ये कम से कम पिछले 1000 साल से बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये एकदम से अभी की नहीं है कि ये जो अल्फाबेट्स मैंने चक्रास में करेक्शन करे, मतलब आई डोंट थिंक इट इज डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर इन एनी बुक फॉर लास्ट 1000 ईयर्स, क्योंकि मेरे पास एक दुर्गा सप्तशती है जो 1000 साल पुरानी है। तो जब मैंने उसमें भी देखा तो उसमें अल्फाबेटिकल सिस्टम वही वाला था जिस तरह से दे रखा था। तो जब मैंने करेक्शन करा तब मुझे पता चला कि ये करेक्शन का ये इम्पैक्ट है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन है डे 4 डे 5 से? ये जैसे ये चक्रास का सारा दिया है, इट इज ओनली जो फर्स्ट हमने लेटर्स में देखा था वही है ना? हाँ बिल्कुल वही है। वही इसमें 6 लेटर प्रोसेस है और दूसरे में 9 और 11 का प्रोसेस है, ये फर्क है बस। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। बट दिस इज नॉट टू बी रिमेम्बर्ड और एनीथिंग, नो, लाइक याद रखने क्या नहीं है। याद रखने के हिसाब से मतलब याद रखें तो अच्छा है कि ये कौन कौन, मैं एक दफे एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे है ये। ठीक है, मैं क ख ग के नीचे नहीं लिख रहा आगे, क्योंकि पता है कि वो वाला क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम अगर क की बात कर रहे हैं तो क के नीचे 5 रो हैं, तो 5 अल्फाबेट हो गए क के नीचे, क च ट त प। फिर ह और श, तो 5 + 2 7 अल्फाबेट हो गए। फिर अ और आ 9 अल्फाबेट हो गए। हाँ, तो ये हो गया हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में टोटल 9 पेटल्स हैं। 10 आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो 10 कौन सा आ गया? अ आ, फिर ए ए नहीं आएगा, ए तो इधर है। तो वो एयर एलिमेंट के नीचे में लिखा है, ये जो शीट बनाया है ना आपने। नहीं नहीं, ये जो मैं चक्रा वाली बात कर रहा हूँ, चक्रा वाली इमेजेस खोलिए ना। हाँ, एक्सेल वाला, लेकिन वो कनेक्ट होना चाहिए, लाइक आई वाज वंडरिंग। एक्सेल को भी अलग कर देते हैं, अभी पहले जो ये चक्रा की इमेजेस है इस पे रखते हैं। हाँ, तो वो तो बराबर 6। इसमें जो पैटर्न है बेसिकली, एयर एलिमेंट में 9 पेटल्स हैं, फायर एलिमेंट में 11 है। 11 में ए और आई ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। एयर, फायर, स्काई में अंग और अ ये 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो ये भी 11 हो गया। वाटर में 9 और अर्थ में 11। सो 9 11 11 9 9। तो अगर इधर से शुरू करेंगे तो पहले में 11, फिर 9, फिर 11, फिर 9, फिर 11, ये इस तरह से पैटर्न बैठता है।
हम्म ठीक है। हम्म अब इसी पैटर्न के साथ में जब हम इमेजेस को देखते हैं तो एक यूनिवर्सल पैटर्न है जिसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स आपस में कनेक्टेड है। तो यूनिवर्सल इमेज में 6 करके वो बने हुए हैं। मैं उसको शो करता हूँ, एक सेकंड। वो लास्ट इमेज जो है वो ये स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं सर। एक सेकंड। ये वाली इमेज दिख रही है आपको? यस सर। अब इस इमेज में सबसे छोटी इमेज राइट साइड में एक बनी हुई है, उसको देखिए जरा ध्यान से। ये वाली। जब मैंने ये वाला इमेज बनाया, ऐसी बैठ के मैं एक प्लॉट बना रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 चक्र दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। आउटर पेरिफेरी में 6 चक्र है, कोर पेरिफेरी में 1 चक्र है। तो हम यम वम रम लम, ये 6 जो हैं, हम यम वम रम लम और शम, ये 6 जो हैं, ये 6 चक्रों के अल्फाबेट्स हो गए। और इनके पैरेलल जो इनके अलावा जो अल्फाबेट्स है वो 6 हो गए। सो 6 6 36, 7 6 42। जो प्लूरल्स थे, जैसे अ के साथ में आ, वो उसे हटा दिया, ई के साथ में ई, उसे हटा दिया, ए आई हटा दिया। तो ये हमारे पास टोटल 42 यूनिक अल्फाबेट्स आए जो इस तरह से प्लॉटेड थे। इसलिए मैंने चक्रास के 2 वेरिएशन रखे आपके सामने। एक वेरिएशन तो ये वाला था, स्क्रीन में आप देख रहे हैं। हाँ। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ यम बीज में ई ई ए आई ख छ ठ थ फ श, और सेंटर में आ गया यम। तो टोटल कितने हो गए? 11। हम में देखेंगे तो टोटल 9 आ रहा है। हाँ। बट जब ये शरीर के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये वाले पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे। जब भी कोई एक चक्र मूव कर रहा है तो वो सारे चक्रास के मूवमेंट पे इम्पैक्ट बना रहा है। एक चक्र का मूवमेंट स्पिरिचुअल डोमेन में कहीं भी कुछ भी छोटे से छोटा जब हो रहा होगा, वो पूरे ओवरऑल सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। मैं समझा पाया मेरी बात या नहीं? आप किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में गई हैं? हाँ सर। तो उसमें क्या होता है, वो दीवारों के ऊपर ना वो गोले से बने होते हैं, उनको ऊपर हाथ, वो कहते हैं वहां पे मंत्र लिखे हुए हैं, और उनके ऊपर हाथ फेरने से वो सारे घूमते हैं। हाँ। तो आप उसके ऊपर हाथ फेरोगे, वो सारे घूमने शुरू हो जाएंगे, और आप बस टच करते चलोगे तो आपको वो जो कुछ भी वहां लिखा है उसकी एनर्जी अपने अंदर आएगी। ऐसा करके वो बताते हैं। वो उन्होंने कहाँ से सीखा?
इस चक्रा सिस्टम को फॉलो करने के बाद, इसमें एक एक अल्फाबेट को जानने के बाद, इस एक से सबका मूवमेंट हो रहा है। इस एक में सबका मूवमेंट हो रहा है और सबके मूवमेंट को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसके सेंटर पाइवट पॉइंट पर एक सेंटर पॉइंट बन गया। मैं समझा पाया मेरी बात? तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर मैंने कॉस्मिक सिस्टम से ऑब्जर्व करा, क्योंकि ये 27 नक्षत्रों की प्रक्रिया थी जो इस तरीके से सामने डिस्क्राइब थी है। 27 नक्षत्र और नवग्रह, इसका ये प्लॉट था जो बेसिकली यहां पर सामने था। 27 + 9 कितना होता है? 36। 36 इसके आउटर 6 चक्रास के अंदर है, 6 इन ईच। तो तब मुझे ये पता चला कि कॉस्मिक साइकिल जो है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही है और उसी तरीके से हमारे अंदर भी चक्रास में मूवमेंट हो रहा है। बट क्योंकि हम उसको 9/9/9 नहीं देखते थे, मतलब 9 चक्रास, 9 एलिमेंट्स, 9 प्लैनेट्स, 9 वास्तु डायरेक्शन, क्योंकि हम इस तरह से देखते ही नहीं थे तो हमें वो पता ही नहीं चल पाता था। मैं समझा पाया मेरी बात? कि हर चीज आपस में कनेक्टेड है। सारी चीजों का ऐसे तो बोलते हैं ना, इम्पैक्ट पूरा एक साथ में ही सब होता है। हाँ, तो अगर सारी चीजों को आप अकाउंट फॉर करेंगे तभी इम्पैक्ट भी अकाउंट फॉर हो जाएगा ना। इंटेंस एनर्जी कैसे होगी? जब आप सारे फैक्टर्स को एसिमिलेट कर लेंगे, आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपके ऊपर इस समय घर का वास्तु का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप घर में बैठे हैं। तो वास्तु, घर का जो वास्तु देवता है, उसके जो 9 चक्रास हैं वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके अपने 9 चक्रास आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस समय आपकी 9 प्लैनेट्स की जो दशा अंतरदशा है, उसके 27 जो कॉन्स्टिलेशन है वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो जब आप उन सबको इम्पैक्ट करके कंसिडर करोगे कि हाँ ये मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं और मेरे शरीर के अंदर 9 एलिमेंट से ये शरीर बना है, मेरे शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है, टाइम भी है, डायरेक्शन भी है, सो ये 9 एलिमेंट्स भी हैं। तो जब ये सब के सबको आप कंसिडर करोगे अपने अंदर, तब आपको वो इंटेंसिफिकेशन पता चलेगा। जैसे हम बचपन में लेंस हाथ में लेते थे और उसे धूप के नीचे रखते थे और धूप से पत्ते के ऊपर जो है एक जगह इंटेंसिफाई कर लेते थे, तो वो पत्ता थोड़ी देर में जलना शुरू हो जाता था। तो लाइट को फायर में बदलने का बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट था कि इंटेंसिफिकेशन से इतना अच्छा काम हो सकता है। ठीक है ना? तो ये जो अभी तक की मैंने आप लोगों से अप्रोच शेयर करी है, इसका बेसिस यही है। व्हाई when we do बीज mantras, why there is such intense energy? अब मैं आपको मेन चीज एक और दिखाता हूं। ये आपको इमेज दिख रही है? हाँ ये इमेज भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना। ये मैंने आपको इमेजेस आपके व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दी है। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। श्री में 2 अल्फाबेट है, एक शाह है, एक ऋषि वाला री है। और ये हमारे 6 चक्र हैं। हम, यम, वम, रम, लम, और शम और री जो है वो अंदर के तौर पे काम कर रहे हैं। आउटर पेरिफेरी में अ, ई, उ, रिल, री है। इसके कॉम्बिनेशन के होते ही बीज मंत्र बनने शुरू हो जाते हैं।
मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? आप लोगों ने इमेज देख ली? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एक जहां पे हम लिखा हुआ है, हम का मतलब एक चक्र है, यम का मतलब एक चक्र है। तो एक चक्र तब दूसरे चक्र से अ ई उ री बन रहा है, तो उन सबके कॉम्बिनेशन से बीज मंत्रों की क्रिएशन हो रही है इस बॉडी के अंदर। जो जो बीज मंत्र बनता जाएगा, हम जितने चक्रास को अपने अंदर महसूस करते जाएंगे, उसको एनर्जाइज करते जाएंगे, उससे डेली कनेक्ट होते जाएंगे, उतना जल्दी हमारी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि हम एक चक्रा को नहीं, सभी चक्रा को एनर्जाइज करते जा रहे हैं, उसमें अंदर ही अंदर उन सबसे जुड़ते जा रहे हैं। तो अकेले मूलाधार की प्रॉब्लम है तो मूलाधार एड्रेस नहीं करा, मूलाधार भी उसको एनर्जाइज करा, क्लीन करा, फिर स्वादिष्ठान को एनर्जाइज करा, क्लीन करा, फिर मणिपुर को एनर्जाइज करा, क्लीन करा। ऐसे करके जब सारे एनर्जाइज हो गए, सारे क्लीन हो गए, तो सब चलना शुरू हो गए। जब सब चलना शुरू हो गए तो उनसे जुड़े हुए सारे अल्फाबेट से सारे बीज मंत्र बनना शुरू हो गए। हमें पता चलता है कि बिना कुछ करे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ रही है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रोज बैठ के श्रीम लिख रहे हैं रेड कलर के पेन से एक पेपर के ऊपर, बट वो श्रीम जो है वो लिखना हमारे सारे चक्रास को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं समझा पाया मेरी बात? बिंदु जी, मैं समझा पाया? हाँ सर। ठीक है। यस सर। सो ये हमारा थ्योरी का बेस था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, पर्टेनिंग टू चक्रास एंड यूसेज ऑफ बीज मंत्रास फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। और हमने इसी बेसिस पे ये सारी चीजें ढूंढी थी। ठीक है? क्लियर? यस। ओके। इनके आगे पीछे जो हमारे ये चक्रास है, इनके आगे पीछे जब हमने ये 11 कहीं में 9 डाले, ये मतलब किस एंगल से डाले हमने? कहीं में 11। बेसिकली क्या है, जैसे हमने ई लिखा है तो अ ई के कॉम्बिनेशन से ए बना, अच्छा ठीक है। तो अ जो था वो एयर था, ई जो था वो फायर था, तो एयर प्लस फायर ए है, तो अ प्लस ए आई होता है। तो फिर उसको आई जो है वो भी फायर एलिमेंट के ही नीचे आएगा ना, ठीक। क्योंकि उसमें एयर प्लस फायर जुड़ गया। तो इस तरह से हर एक अल्फाबेट और उसका कॉम्बिनेशन जो है वो एक यूनिक बकेट में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आंधी, आंधी देखी है ना? आंधी में क्या होता है, हवा होती है और धूल होती है। धूल को अर्थ एलिमेंट मान लो, तो अगर एयर प्लस अर्थ है तो वो आपको क्या लगेगा, एयर तो नहीं है ना, नहीं। इसलिए उसको ओ बना, अ प्लस उ। अ इज एयर, उ इज अर्थ, अ प्लस उ ओ। ओ को हमने अर्थ एलिमेंट में रख दिया, क्योंकि भाई वो एयर तो नहीं है। एयर में तो वो होता है जिसमें हम सांस लेते हैं, अब धूल में सांस तो नहीं ले सकते ना। नहीं। फिर अ प्लस ओ, औ बनता है, तो अ का मतलब हो गया एयर और ओ का मतलब हो गया धूल वाली एयर। तो अब धूल वाली एयर में और एयर बढ़ती तो और तूफानी बन गया, सांस उसमें भी नहीं ले सकते, तो इसलिए उसको भी अर्थ एलिमेंट की बकेट में डाल दिया। तो ये प्रोसीजर करने से हमें ये पता चलता है कि कोई किस बकेट में जा रहा है। अब जो बकेट है, एयर एलिमेंट की बकेट को अगर एक फ्लावर मान ले, तो उस फ्लावर में कितने पेटल्स होंगे? एक में 9 होंगे, एक में 11 होंगे, एक में 9 होंगे, एक में 11 होंगे। सो लाइकवाइज, जबकि अभी तक जो आपने योग वाली किताबें या रेकी प्राणिक वाले हैं,
वो पेटल्स बताते हैं मूलाधार चक्र में 4 पेटल है, स्वादिष्ठान में 6 पेटल है, उसके ऊपर जो है 10 पेटल है, उसके ऊपर 12 पेटल है, उसके ऊपर 16 पेटल है। वो इस तरह से बताते हैं। अगर उनसे ये क्वेश्चन करो कि ये पेटल आई कहां से, तो वो आपको आंसर नहीं कर सकते। मैं बिंदु मैम गलत तो नहीं कह रहा? मतलब अगर आप उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो ठीक है कि यहाँ 4 पेटल है, 6 पेटल है, 8 पेटल है, 10 पेटल है, 12 है, 16 है, दैट वी आर ऑब्जर्विंग, आप हमें ठीक ठीक बता रहे हैं, बट मुझे ये बताइए कि ये आया कहां से, इस इंफॉर्मेशन का ओरिजिन कहां से है, और ये यही एलिमेंट है या नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? तो दे वोंट बी एबल टू गिव यू द थ्योरी बिहाइंड इट। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं ठीक हूं या गलत हूं, इसलिए मैं आपसे वैलिडेट कराता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है? सो दैट आई डू विद एवरी प्राणिक हीलर हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अस कि प्लीज वैलिडेट मी इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, बिकॉज वो आप मुझे टेस्ट कर सकते हो। थ्योरी पे आई एम कॉन्फिडेंट, द लॉजिक बिहाइंड द थ्योरी आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि वो ऐसे ही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। बट सिंस आई हैव क्वेश्चनड फॉर द पर्टिकुलर थ्योरी, इट इज गिविंग मी द रिजल्ट्स। अगर मैं क्वेश्चन ही नहीं करता तो रिजल्ट नहीं मिलते। क्लियर है? सो दिस कवर्स आर कंप्लीट डे 4 एंड डे 5। एनी क्वेश्चंस? इसमें जो आर्ट वाली जो शीट है जिसमें आपके 6 है, वो फिर वो बेसिक है हमारे, हम जैसे उसमें 6 पेटल्स वाले जो है हाँ, वो हमारे बेसिक हुए। वो बेसिक है। एनी मोर क्वेश्चंस? तो अब डे 6 करें? तो Are we इनके ready? जो अच्छा, इसमें ऊपर एक चीज बच गई, इसमें सॉरी, एक चीज और बच गई। आप लोग शीट सामने रखते हो और मेरे को याद है, जहां वो चक्रा है उसमें एक क्वेश्चनिंग शीट बनी हुई है, उसमें सारे चक्रास बने हुए हैं और उसमें इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हर एक शीट पे। आपने मुझसे वो नहीं पूछा। वो नहीं करना है इसलिए। नहीं, वो करना है, बट उससे उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके आप किसी भी व्यक्ति के, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे आप ये बता सकते हो कि उसका चक्रा कितना पावरफुल है, या उसका चक्रा उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है। ये आपको इन क्वेश्चंस को स्टडी करने से मिलेगा। जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने से ये चक्रा के ऊपर आपका फोकस और अटेंशन इंप्रूव हो जाता है, इसलिए ये शीट मैंने डाली है। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इस वाली शीट को होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि आप इसको आज रात को रिवाइज कर लें और कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। कौन सी पहली शीट है? This one, जहाँ this वो one. चक्रास बने हुए हैं ना जिस इमेज पे, वे उसके बाद वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अब हमारा डे 4 डे 5 तक कंप्लीट हो गया। अब डे 6 पे आते हैं। तो ये जो ऊपर वाले चक्रास रहते हैं उसका ड्राइंग नहीं दिया है आपने? हाँ, इसका- वो मैंने उस वाले पार्ट को इसलिए इस वाले में नहीं डाला, बिकॉज मैं उसको स्टैंडर्ड बना रहा था। अदरवाइज मतलब जैसे आपने प्राणिक हीलिंग करी है, तो प्राणिक हीलिंग में 6 चक्रास पर ही बात होती है ना, उस मतलब 11 7 चक्रास पे ही। 11 चक्रास पे बात होती है। We have this 12th चक्रा, वो जो आप क्लोज्ड बोल रहे हो ना, जी, तो उसको हम लोग 12th चक्रा बोलते हैं। 12th चक्रा। हाँ, ऐसे नॉर्मली इट इज नॉट बीन, इट डजंट कम एनीवेयर, लेकिन मेडिटेशन में 12th चक्रा पे ध्यान लगाना होता है। इट इज नॉट फॉर हीलिंग में हम लोग यूज नहीं करते 12th को। राइट। ये जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले लोग हैं ना, उनको इस चक्रा की जरूरत पड़ती है।
हम्म, जबकि उनको पता नहीं है कि ये चक्रा का ये काम है। हमारे में लाइक 3 सीड्स बोलते हैं, फिजिकल सीड, मेंटल सीड और इमोशनल सीड। तो राइट, जो मेंटल सीड होता है ना, उसमें सारा पास्ट एंड फ्यूचर रहता है स्टोर, राइट। एंड दैट इज बिहाइंड दिस आजना चक्र। लाइक हाँ, वो लाइन हम लोग ये कान के टिप पे से अंदर लाइन ड्रॉ करना होता है, एंड अजना टू बैक हेड कनेक्ट करना होता है। तो आप जो लंबिका चक्र बोल रहे हैं ना, उसके थोड़ा ऊपर उसका सीट होना चाहिए, दैट इज मेंटल सीट। थोड़ा आई थिंक डिफरेंस होना चाहिए, या फिर मे बी द सेम थिंग दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग, वो भी वही है। लाइक ब्लू पर्ल वहां पे है। बेसिकली ये जो नाक के पीछे वाला पॉइंट जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, हाँ, बिकॉज इट होल्ड्स बैक लाइफ इन इट। हमारे यहाँ जो काल और महाकाल जो कहा गया है, वो काल चक्र जो है वो इसके पीछे है। मतलब आत्मा भी जो है वो इस शरीर के अंदर उस काल के लिए बंधी हुई है, इसलिए ये वाला चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन सहस्त्रार चक्र, ओके, बिकॉज इट होल्ड्स द 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस, मन, आत्मा, डायरेक्शन फॉर अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। जैसे ही ये चक्र वीक पड़ता है, इमिडिएटली आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसलिए ये चक्र जो है, इसके बड़े बेनिफिशियल वो है। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि ये पॉइंट पूरी बॉडी को कंट्रोलर है, कंट्रोलर मतलब यहाँ पे बैठता है ना, इस पॉइंट को जब आप एनर्जाइज करते हैं तो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंचती है। इसमें एनर्जाइज करने से कभी भी ओवर एनर्जाइजिंग नहीं होती। तो जैसे वो प्राणिक में प्रोटोकॉल के तौर पे कहते हैं ना कि ओवर एनर्जाइज ना कर दें बच्चों को, बूढ़ों को, इसके तौर पे इस पॉइंट से हील करने से कभी भी ओवर एनर्जाइज नहीं होता है। ओके, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट एंड मतलब क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि आवर बॉडी इज ए इंटेलिजेंट सिस्टम, every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. बराबर। The one who imparts intelligence is the god, because वो प्रोग्रामर वही है सारी चीजों का। तो किसने मेरे एक एक सेल और टिश्यू को बताया कि ये चीज ऐसे करनी है, उसको मैं डिवाइन कहता हूँ। किसने सूरज, चंद्रमा, अर्थ, इनके रोटेशन, रेवोल्यूशन, इसकी प्रोग्रामिंग किसी ने तो इनके बिहेवियर पैटर्न की करी होगी ना। तो जिसने करी है उसको हम, उस क्यूमुलेटिव फोर्स को गॉड कहते हैं। तो मतलब बड़ा सिंपल से तरीके से मैंने ईश्वर को परिभाषित कर दिया कि भाई जो सब कुछ चला रहा है, सारी प्रोग्रामिंग जो कर रहा है, उसको हम गॉड कह रहे हैं, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस। तो चलिए अब डे 6 की पीपीटी खोलते हैं। डे 6 भी प्योर थ्योरी है। अब इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करता हूं। सबसे पहले इसमें
एक है ज्ञान, एक है अज्ञान, एक है विज्ञान, एक है संज्ञान। ठीक है, तो जब मैं ये पूरा सिस्टम स्टडी कर रहा था तो मेरे पास में सबसे पहले आया कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान होता क्या है? नॉलेज, लाइक किसी बात का पता चलना। व्हाट इज नॉलेज? आपने मुझे एक हिंदी या संस्कृत की टर्म के बजाय एक इंग्लिश बता दिया, उसका मीनिंग नहीं बताया। लाइक कोई चीज पता नहीं रहती है, उसका पता चलता है, तो दैट इज नॉलेज। लाइक ज्ञान में अभी जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण को ही खाने पे बुलाते, क्यों नहीं बुलाते वो नहीं बताया, तो वो नॉलेज अभी बाकी है। अगर आप बताते कि क्यों ब्राह्मण को ही खाने पे बुलाते, तो दैट इज लाइक अगेन समथिंग नॉलेज मिला। लाइक ओके, मैं समझाता हूँ कि ज्ञान को कैसे कहते हैं, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ। फंडामेंटली अगर आप विकिपीडिया करेंगे और विकिपीडिया में आप नॉलेज लिखेंगे, ठीक है, तो नॉलेज के आगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, वो प्रेपोजिशन नहीं निकलेगा वहां पे। नॉलेज को प्रेपोजिशन नहीं कहा गया वहां पे, उसे नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब ऐसे करके बोला गया। तो जब मैंने ज्ञान को देखा तो मुझे ज्ञान क्या आया समझ में? जो कुछ भी शरीर के भीतर है, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को ज्ञान कहते हैं। रिपीट करिए, जो कुछ भी शरीर के भीतर है और जो कुछ भी बाहर है, जो उनका कुछ भी कनेक्शन। शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान क्या हो गया? This connection between what is inside the body and outside the body. हाँ, तो ज्ञान है जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के रिलेशनशिप को हम ज्ञान कहते हैं। जिस रिलेशनशिप से, जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, साइंस। विज्ञान, हाँ, विज्ञान नहीं, विज्ञान। विज्ञान। ये जो लोग ज्ञान और ये ज्ञान जो बोलते हैं ना, ये गलत है। उसका रीजन ये है कि वो संधि जो ज और य करके कर रहे हैं, वो संधि ज और य बैठती नहीं है, वो ग और य की संधि है। वो अभी आगे आएगा, वो मैं बताऊंगा उसके बाद में कि वो आया कहां से, उसका भी ओरिजिन पॉइंट दूंगा, आपको चिंता मत करिए। तो जब ये वाला पॉइंट जो है मैंने देखा तो मुझे पता चला। और ये पता कैसे चला? उसका रीजन ये था, जब मैंने इंग्लिश में देखा नॉलेज, तो इंग्लिश में नॉलेज तो पता है, इंग्लिश में नॉलेज जो है गूगल करिए नॉलेज आता है। बट फिर मैंने टर्म देखा साइंस। साइंस था साइंटिया, जो लैटिन में कहते थे नॉलेज को। तो नॉलेज है ही है, साइंटिया भी नॉलेज है। तो जब दोनों ही नॉलेज हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। तो जब विज्ञान भी नॉलेज ही है तो इसका मतलब क्या हो गया? तब फिर मैंने अपनी डेफिनेशन को जब दोबारा स्टडी करा तो मुझे समझ में आ गया कि ये इसलिए है। कोई हमें ये बता रहा है कि भाई देखो तुम्हें ये चीज नहीं पता, अरे तुम्हें साइंस ही नहीं आती है, तुम तो डफर हो, तुम्हें क्या पता साइंस क्या होती है। अरे भाई साइंस होती क्या है, यही तो मैं भी बात कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है,
उन दोनों के बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। अब फिर से अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। पूरी दुनिया में सारे पेड़ हैं, हर एक पेड़ में पत्ते हैं। उन पेड़ों में आम के पेड़ हैं, फिर उनके पत्ते हैं, फिर आम के पेड़ों में केसर का आम है, फिर केसर आम के पत्ते हैं, फिर सारे केसर आमों के पेड़ के जो पत्ते हैं, वो कौन है जो इन सब में वेरिएशन डाल रहा है? तो जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। तो एक व्यक्ति ने बोला कि मैंने पत्तों पे रिसर्च करी थी, और पत्तों में भी पेड़ों के, आम के पेड़ के पत्तों पे रिसर्च करी थी, और आम के पेड़ के पत्तों में भी केसर आम के पेड़ों पे रिसर्च करी थी, और केसर आम के पेड़ों में भी मैंने ये इस जगह के जो आम है, केवल उस गांव के जो सबसे फेमस आम माने गए हैं, उसके पत्तों पे रिसर्च करी थी, तो मुझे ये वेरिएशन मिला। तो जब उतनी वेरिएशन को स्टडी करा गया तब वो पता चला कि ओके, इतनी वेरिएशन डालने वाला तो ईश्वर ही होगा। हमारे बाल हैं, कितने सारे बाल होते हैं हमारे सर पे। किसी ने बालों पे स्टडी करा, बालों में भी फैमिली और टाइप निकले कि इधर की साइड के बाल अलग होते हैं, इधर की साइड के बाल अलग होते हैं। और फिर उसके पैटर्न को भी स्टडी करने के बाद उसकी रिसर्चेस थी। फिर उन्होंने बोला कि ये कौन है जो इसमें भी पैटर्न डाल रहा है। The one who is bringing pattern in everything, who is creating this difference, is divine. तो ईश्वर को देखने के हिसाब से सिर्फ किसी भी जगह हमें अपने ध्यान को लेकर जाना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर ने नहीं बनाया हो, और जहां भी ईश्वर हाथ लगाता है वहां पे वेरिएशन तो होती ही होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास ज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया। अब अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच में जो संबंध नहीं देखता, वो अज्ञान है। ठीक है, तो अज्ञानी पता चल गया। अज्ञानी वो जो हु डजंट बिलीव इन रिलेशनशिप, हु डजंट बिलीव इन रिलेशनशिप। हम आपस में सब लोगों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो सोल है। आपकी सोल भी उस डिवाइन सोल से जुड़ी हुई है, मेरी सोल भी उस डिवाइन सोल से जुड़ी हुई है। सो बाय स्ट्रक्चर वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वी कैन से नॉट डिफाइनिंग एट ब्रदर और सिस्टर, वी आर इन रिलेशन विद ईच अदर। हो सकता है हम ब्रदर सिस्टर कह रहे हो, उसमें चाचा ताऊ बुआ नाना कुछ भी आ सकता है। हमारे यहाँ बहुत वेरिएशन है रिलेशनशिप में। तो वो सारी की सारी चीजें हमें आपस में कनेक्ट करती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इस चीज का? हमारा गोत्र। आपका गोत्र क्या है बिंदु जी? वो कह रहे गोत्र नहीं पता। नहीं पता है। ग्रेट। गौतम जी आपको पता है? काश्यप। ऐसे हम लोग वैष्णव है, लेकिन गोत्र नहीं पता है क्या है। અંદરથી સુકવવાના છે કપડા, લઈ ગયેલા છે અહીંયા આમ ખેંચ. છે ધ્યાન રૂપા ચાલુ બહાર જતો ને. હા હા.
डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हम्म इंदु जी, एक चीज पूछनी थी। अगर ये जो जैसे उन्होंने बताया था, ये जो चक्रास के आगे पीछे जो हमारे ये आ रहे हैं, मंत्र आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आए हमारे? वो जैसे आईज का और ये सब का वो मिला के एक जैसे बना। नहीं, यानी बीज मंत्र जैसे वो सारे चक्रस मूवमेंट में आए तो बीज मंत्र अपने आप से उसमें से बना। नहीं, एंड वो बीज मंत्र नहीं, मैं सिर्फ वर्ड्स की बात कर रही हूँ, वर्ड्स की। वर्ड्स का क्या बताया, यानी व्हाट आर यू आस्किंग? मेरे कहने का मतलब जैसे आ ये सारा उसमें आ गया, एक में एक, मतलब उसमें चक्रा में, वो एक कैसे? एक शीट दिया है यहाँ पे, डे 2 है, जिसमें बताया है कौन से वर्ड से क्या हो रहा है। ये कौन से वाले इसी 4 डे वाले में? 2 डे 2 में है ये शीट। ओके, अच्छा। उसमें बना के दिया है किससे क्या बनता है। ओके, एक्चुअली आगे करते पिछला भूल जाते हैं ना। लेकिन काफी टाइम मिल रहा है, लाइक सारी चीजें याद करने को टाइम मिल रहा है। मैं अभी बैठे बैठे वही याद कर रही थी, लम रम वम, यानी पूरे चक्रस के सारे याद आ गए। आपका एक्चुअली पहले से कनेक्शन है ना, तो आपका फिर हो रहा है। हम लोग वो है ना, थोड़े न्यू है ना, और इसका बैकग्राउंड ना टोटली डिफरेंट है। ये पूरा आयुर्वेदिक के ऊपर बेस्ड है। हाँ, हाँ, तो प्राणी फीलिंग में पूरा वेस्टर्न साइड का है, अच्छा अच्छा। उसमें आयुर्वेदिक और वो नहीं है। तो ये जो भी है वो सब नहीं है उसमें। तो ये सारी चीजें नहीं है, तो अच्छा लगता है, फिर याद करती बैठती हूँ, ये सब पेजेस खोल के रखती हूँ कौन सा चक्र का है, क्योंकि नहीं, सर का। एक्चुअली मेरा दूसरा कोर्स चल रहा है ना योगा का, वो मेरा कोई एग्जाम का प्रेशर आ गया है। इसमें एग्जाम कुछ नहीं है, वो थोड़ा यूनिवर्सिटी टाइप है ना, तो मेरे को ये टाइम नहीं मिल पा रहा। कुछ और करते हैं तो ये नहीं कर सकते, लाइक इसमें टाइम हाँ, लगता है। टाइम लगता है। मतलब अभी हमें इतना हीलिंग का भी वो नहीं ना, मतलब उसका भी इतना नहीं है, मतलब वो भी चक्र को नापना भी, वो भी मेरे लिए एक काम है एक्चुअली। हाँ but इसलिए चलो गुड के आपके साथ थोड़ा हुआ, क्योंकि पहले हम दोनों नए थे तो हम बिल्कुल भी क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे थे। आपके साथ फिर भी हमारी क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ समझ आ रहा है। नहीं, क्योंकि it is really base of the life, you always need to question things. एक्चुअली हमारे लिए बिल्कुल न्यू है ना, ये फील्ड ही नया है, तो वो क्वेश्चनिंग समझ नहीं आती क्या करें। मतलब किया नहीं है, किसी पे इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है, तो वो समझ नहीं आता कि नेक्स्ट हम किसी पे करें, देन हमें समझ आए, फिर हम भूलते हैं, फिर हम याद करते हैं, फिर हम उसको मतलब दोबारा से पूछते हैं, हाँ ये चीज होनी चाहिए। तो हम प्राणी हीलिंग में आप काफी टाइम से हैं? मैंने 98 में किया था, 2-3 कोर्स उसके कर लिए थे, फिर छूट गया था सब, तो वापस 2012 से फिर कंटिन्यू है अभी। आगे लेकिन प्रोफेशनल हीलिंग नहीं करती हूँ, ओनली घर के लोगों के लिए ऐसा ही करती हूँ। उतना ही बहुत है। चलो ये ठीक है, सिर्फ मैं ही लॉग आउट हुआ था, बाकी सब लॉग इन थे।
नहीं तो हमें समझ नहीं आया आप कहाँ गए। हाँ, मुझे भी एकदम से पता चला फोन की बैटरी जो है वो चार्ज नहीं थी, तो वो सडनली एकदम से ड्रॉप कर गया और रेड हुआ और एकदम खत्म। तो दैट वाज द रीजन। एनीवेज, चलो, मुझे लग रहा था कि आप लोग भी कहीं ड्रॉप ना हो गए हो सब लोग, बट एवरीबॉडी इज देयर एक्सेप्ट मी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। We are waiting. Thought you got some call or something, so we were waiting for you. हाँ, नहीं मतलब मुझे ये फीचर पता ही नहीं था। आई थॉट कि अगर जो ओरिजिनेटर है ग्रुप का वो अगर ड्रॉप हो जाए तो पूरा ग्रुप चला जाता है, बट वो नहीं होता इसमें। नहीं, Zoom में ऐसा नहीं। हाँ, दैट्स अ गुड फीचर। तो ठीक है, तो पहले हमने बोला ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज? कॉज ऑफ डिजीज इज अज्ञान, when you don't consider the relationship। भाई, अगर आप ये मानते हो कि आपके चक्रा जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप एनर्जी डालोगे कहां पर? तो आप जब उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हो तभी तो वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। आप किसी पॉलिथीन के ऊपर पानी डालिए, क्या होगा? पानी Slide बिखर जाएगा, स्लाइड होकर चला जाएगा। ग्लास पे पानी डालेंगे, स्लाइड होकर चला जाएगा। मिट्टी पे पानी डालेंगे तो एब्जॉर्ब होगा। तो जहां पर वो जगह है नीचे जाने के हिसाब से वहीं पर ही जाएगा ना वो नीचे, अदरवाइज सब जगह जाएगा। सो द थॉट ऑफ अज्ञान इज द कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले थॉट ऑफ अज्ञान को आइडेंटिफाई करना है। एनीबडी हु इज कमिंग विद ए पर्टिकुलर डिजीज, the first and foremost thing is what thought is preventing that disease, what thought is causing that disease, उसका कॉज क्या है। तो वहां से वो पता चलता है कि उसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य, पाप, पुण्य, ईर्ष्या, ऐसे करके ये 7 8 9 चीजें जो होती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक थॉट कनेक्टेड है जिसकी वजह से उसको बीमारियां हो रही हैं। ये उसका बेस आ गया निकल कर। तो जब हमने इसको स्टडी करा तो हमने देखा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिकवरी फ्रॉम डिजीज, बीमारी ठीक कैसे होती है? ज्ञान और विज्ञान से। व्हेन यू एसोसिएट, मतलब व्हेन यू फर्स्ट एसोसिएट विद अ रिलेशनशिप एंड देन यू कनेक्ट योर रिलेशनशिप विद द डिवाइन, तो वो डिवाइन जो है वो आत्मा और परमात्मा, आपका लंबिकाग्र चक्र जो कॉजल फैक्टर है, वो आपको करेक्ट करना शुरू कर देता है और आप अंदर से ठीक हो जाते हो, ठीक है। तो व्हाट कॉजेज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज कॉज्ड बाय विज्ञान। तो जब हम ये म श क त ल ह य र व इसको चैंट करते हैं, तो इसको चैंट करने से हमारे ये चक्रास जो हैं उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और क्योंकि एक मीनिंगफुल वाइब्रेशन उनको मिलती है, तब उनको, आपको ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत मिराक्युलसली काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बिंदु मैम जरा अपनी इम्यूनिटी की ऑरा स्कैन करके देखिए किस साइज की आ रही है आपकी इम्यूनिटी। सेवन कितनी आ रही है? 7 तो कंजेस्टेड ही होगा। 7 का मतलब तो 6 तो 1% को हो भी सकता है कि वो मेजरमेंट का इशू हो। 7 तो कंजेस्टेड ही है, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा कंजेस्टेड को, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करिए, आप अपने अटेंशन को अपने चक्रास पे ले जाइए, अपने सारे चक्रा को ऊपर से नीचे तक 9 चक्रास को ऑब्जर्व करिए। सबसे ऊपर सहस्त्रार, फिर दूसरा सहस्त्रार, फिर आज्ञा चक्र, और फिर लंबिकाग्र, फिर माथे पे आपके आज्ञा चक्र, फिर थ्रोट चक्रा, फिर अनाहत चक्रा, फिर नाभि में मणिपुर चक्रा, फिर स्वादिष्ठान चक्रा, फिर मूलाधार चक्रा।
ऐसे करके अपने 9 चक्रास के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाइए, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ उससे उन चक्रा के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश करिए। मशकतलह यरव, 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 मशकतलह यरव। अब फिर से अपनी ये चक्रास की इम्यूनिटी की कॉर्ड को देखिए। सिक्स जितना हुआ, थोड़ा कम हुआ। थोड़ा कम हो गया ना? हाँ, 6 जितना हो गया। हाँ ठीक है, मतलब इसी प्रोसीजर को मैं जब इन साउंड्स को और थोड़ी देर बोलूंगा और हर एक साउंड के साथ श्रीम मम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम लम श्रीम ऐसे करके सबके आगे पीछे श्रीम ह्रीम क्लीम लगाऊंगा। इस तरीके के जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं उसको मेरे चक्रास एक्सेप्ट करेंगे और मेरे चक्रास मेरी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। मैं ना तो डायबिटीज ठीक करता हूं ना कोई और बीमारी, मैं सिर्फ इम्यूनिटी को इंक्रीज करता हूं। इम्यूनिटी अपने आप बीमारियों को ठीक करती है। तो मैंने उसके लिए क्या करा, मैंने उसके लिए ये तमाम अल्फाबेट्स पे स्टडी करी कि कौन से अल्फाबेट को बोलने से कौन कौन से चक्रास में कितना एनर्जी का स्पैन इंप्रूव होता है। तो जब मैंने उन अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करा और बार बार प्रोनाउंस करा तो मेरा इम्यूनिटी का एनर्जी बढ़ गया। बट फंडामेंटली द थॉट ऑफ इम्यूनिटी इज द थॉट ऑफ गॉड, कि कोई इस शरीर का कंट्रोलर है, मैं उस कंट्रोलर से कनेक्ट हो गया हूं और जैसे ही मैं उस कंट्रोलर से कनेक्ट हुआ मेरी बीमारियां घटनी शुरू हो गई और मेरी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो गई। सो फॉर दिस वेरी रीजन हमने छोटे छोटे मेडिटेशंस बनाकर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से लेकर अप टू एन आवर ऐसे हमने काफी सारे मेडिटेशन बनाए। अराउंड 300 meditations we have created and with all that we have posted in on our YouTube channel। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो वहां पर मेडिटेशन। मैंने परसों बहुत ढूंढा था, फिर कल आपसे मैंने लिया। YouTube पे लाइक इट इज नॉट गोइंग स्ट्रेट ओवर देयर। अगर डॉक्टर गौरव शुक्ला लिखते हैं या बीज मंत्र लिखते हैं तो भी इट इज नॉट गाइडिंग अस टू योर साइट एक्चुअली। श्री मंत्राब्ज इज द नेम ऑफ आवर वेबसाइट। या श्री मंत्र भी लिखते हैं ना तो वी गेट सम वीडियोस ऑफ योर्स क्लासेस का, फिर आगे मेडिटेशन वाले कोई आते नहीं है उसमें। एक सेकंड रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ श्री मंत्राज मेरा ही पेज खुल रहा है। हाँ, मैंने परसों बहुत ढूंढा था फॉर द मेडिटेशन, लेकिन मुझे एक भी मेडिटेशन नहीं आया उसमें। मतलब श्री यूट्यूब पे डालेंगे तो ये श्री मंत्राब जो है वो उसका पेज ही खुल जाएगा। अदरवाइज जो है वो वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वेबसाइट पे से कहीं पे जा नहीं रहा है लिंक। वेबसाइट में नीचे जाएंगे तो नीचे यूट्यूब फेसबुक लिंक्डइन वो सारे लिंक्स बने हुए हैं। तो ओके, यूट्यूब के लिंक को क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो आज यूट्यूब पे जाएंगे तो वीडियोस का खुल जाएगा। मैं अब बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका। आज वो एक्सरसाइज कर लेंगे आज देख लेंगे, क्योंकि वेबसाइट पे से आई ओनली कुड सी योर फोटोज एंड ऑल। अच्छा नहीं देखिए मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको।
ये मैं स्क्रीन पे गया, स्क्रीन पे जाके मैंने गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने लिखा श्री मंत्राब्ज, SHREEMANTRABJA, श्री मंत्राब्ज। इस पे क्लिक करा तो ये मेरी वेबसाइट खुल गई, वेलकम टू श्री मंत्राब्ज, एनर्जी टू सैनिटाइज थॉट्स। ओके ओके, गॉट इट। हाँ, ठीक है, अब जब मैं इस पर गया तो इस पे जाने के बाद मैं ये ऑन सी मेडिटेशन कोर्सेज क्या क्या चीजें हैं उसको मैंने देखा, टेस्टिमोनियल देखे। अब ये नीचे मेरे यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब ऐसे करके लिंक आ गया, तो मैंने यूट्यूब को प्रेस करा। यूट्यूब को प्रेस करा तो मेरा यूट्यूब जो है, यूट्यूब का पेज खुल गया। इसमें जाकर मैंने वीडियोस पे क्लिक करा। जब वीडियोस पे क्लिक करा तो ये सारे वीडियोस की लिस्ट आ गई। इसको आप एक्सपैंड करेंगे, जहां जहां आपको टेस्टिमोनी देखना है तो टेस्टिमोनी मिलेगा, नवरात्र वाली मेडिटेशन देखनी है तो नवरात्र की मेडिटेशन की सीक्वेंसिंग है। हाँ, ये इतने सारे तो दिखे ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए जो है ये, इसको जब आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मिलेगी। फिर ओरिजिन ऑफ चक्रास है, तो मतलब जैसे मैंने आज आपको क्लास कराई तो सब बोला ओरिजिन ऑफ चक्रास है, तो ओरिजिन ऑफ चक्रास कहाँ से हुआ, तो वो सारे के सारी वीडियोज है ये बेसिकली ना, इनके साथ सिर्फ आपको कवर पेज के तौर पे ये पूरी डिटेल मिलती है। तो इसमें देर आर अराउंड 400 समथिंग इतने वीडियोज हैं इसके अंदर ना, ये बेसिकली हमारे सारे मेडिटेशंस हैं। तो इसको आप कोई भी चीज के ऊपर फोकस करें, कोई एक टॉपिक के ऊपर फोकस करें तो एवरीथिंग इज रिटन हियर। कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे तो इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पर है। हाँ, तो जैसे वो देव उठान एकादशी आई तो मैंने फिर देव उठान एकादशी के ऊपर ही काफी दिन तक मेडिटेशन कराता रहा। फिर लक्ष्मी जी का या नवरात्र का टाइम आया तो 11-12 दिन, 15 दिन, फिर 1 महीना, ऐसे करके फिर वो नवरात्र में 9 देवियों के ऊपर ही चलता रहा। तो कल जब आप कह रहे थे ना कि थोड़ा सा धर्म पर भी बोलिए, तो वो सारा का सारा जो है इट ऑलरेडी देयर। अच्छा, तो वो आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें हमारा काम तो हम लोग कई साल से कर रहे हैं तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड डिलीवर्ड। इसमें कोई क्रोनोलॉजी रहता है, लाइक क्रम रहता है क्या, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे लाइन में जाने का वो होता है कि नीचे? तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वो ऑडियो फाइल तो शेयर करी थी ना, वीडियो फाइल। इस वाले मेडिटेशन की भी एक वीडियो फाइल है ना। जैसे इसका बेसिक ऑर्डर है अ आ ई करके, फिर ह या वरला श श स लक्षा, फिर क ख ग घ, और ऐसे करके 5 लाइंस करने के बाद फिर ये बाजू पार्ट में करने का ना? नहीं, पहले ये वाले ये लेफ्ट साइड वाले जो है पहले 25 इनको बोलने का है। पहले ये 5 बोलने के बाद फिर ये बाजू जाने का ना? ये वाले, हाँ। फिर ये बाजू में हाँ, फ्रेम रेम फ्लेम वो बाद में, पहले ये करके फिर ये पोर्शन ना सर? राइट। ओके, इसको दोबारा रिपीट भी करा देंगे, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कल ये वाला मेडिटेशन जो बीच वाला अक्षर बोलना होता है, अंगा। हाँ, बोलना होता है ना, सारे ही बोलने होते हैं। अंगा किसके लिए? अंगा आता है फिंगर जॉइंट्स के लिए, क ख ग घ अ, हाथ के 5 जॉइंट्स। क इज शोल्डर, शोल्डर से फिंगर टिप्स की तरफ जाना। सर कल क से एक का हीलिंग वो यहाँ पे बहुत पेन था शोल्डर में, लेकिन उसको फर्क नहीं गिरा कुछ। श्रीम कम श्रीम बोलने से उसको फर्क नहीं आया। हाँ, कम श्रीम बोला था मैंने। कोई चीज में वो रह गया होगा, गलती रह गया होगा, हो सकता है। वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये टेस्टेड है। मतलब देखिए, मेरा क्या होता है ना कि
एक सेशन दिया, एक सेशन में ही आदमी को हीलर बना दिया। ये पहला सेशन ई पता चल गया, ई से ये दर्द कम होता है, करके देख लो। कल मेरी फ्रेंड को पेन था, इतना ही कॉन्फिडेंस से मैंने उसको बोला देख हो जाएगा, मैं करती हूँ करके। फिर नहीं हुआ तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, रात तक देख, इट विल वर्क, एनर्जी विल वर्क लाइक। देखिए हमारे वाले काम में ना फर्क आएगा तो घड़ी से 2 मिनट के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमारी एक्सपर्टीज ही इन लेस देन 2 मिनट्स टाइम वाली है। हमारे को मतलब वो तो हम यहाँ बैठे बैठे फर्क ला देते हैं, वो वहां बैठ के सामने बैठ के किसी को करना तो बहुत वैसी बात हो गई। तो वो वाला बात नहीं, 2 मिनट में फर्क। उसको जो पेन हो रहा है, जिस जगह पेन हो रहा है, वो जगह को कायदा ये कहता है कि पहले आप उसको स्कैन कर लीजिए कि उसको स्कैन करने में वहां पे हीटेड एनर्जी है या नहीं है। मैनी टाइम्स मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ क्लीनिंग करने से ही वो ठीक हो जाता है। Okay. मेरे पास एक केस आया, उसमें क्या हुआ कि वो लड़की जो थी उसको फिट्स पड़ रहे थे और वो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल ऐसे करके कांप जाती थी। तो ऐसे समझ में नहीं आया कि भाई इसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि पूरा फिट्स पड़ रहा है। अब फिट्स इज समथिंग जो ब्रेन से रिलेटेड है और हमारा उस टाइम के तौर पे उतना एक्सपर्टीज था नहीं। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि आपने कोई मजार क्रॉस करी है क्या, और आपके पीरियड्स हैं जिसमें कि ऐसे ऐसे करके वो है। तो बोले हाँ हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें बार बार एक मजार को क्रॉस करके जाना था और मेरे उस टाइम पे पीरियड चल रहे थे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अब आप जो है ये चीजें करो तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो हमने वो श्रीमद् भगवत गीता और का मजार 7वें क्या है? अध्याय, मजार नहीं होती है जो ये मुसलमानों का होता है, वो मजार नहीं पता आपको क्या होती है? नहीं। अब मजार कैसे समझाऊं मैं, मजार को क्या कहेंगे? अरे ये हाजी अली की दरगाह जो है, दरगाह टाइप का। ओके। आपके वो वहां पे ओके, उसमें क्या होता है, एक बड़ी सी वो वही बनी होती है ना जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। जहाँ नमाज पढ़ते हैं, मतलब एक समाधि सी होती है ना जगह के तौर पे। नमाज तो मस्जिद में पढ़ी ओके जाती है, नमाज ओके तो ओके मस्जिद में ओके। पढ़ी जाती है। वो एक जो बड़ी सी मजार, मजार कहते हैं वो, जैसे वो एक समाधि बना देते हैं ना, यहाँ कोई दबा हुआ है तो उसके ऐसे तौर पे उसको मजार कहते हैं। ओके। तो वो मजार उसने बार बार क्रॉस करी थी। हमने कहा इसका कोई भूत प्रेत का चक्कर है, तो हमने वो उसकी 7वें अध्याय से हीलिंग करी, 7वें अध्याय से हीलिंग करी और उसके फिट्स बंद हो गए तभी। तो मैंने बहुत बार टेस्ट करके देखा, मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि वो जो मतलब जो प्रॉब्लम है उसमें इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो हमारे को पता ही नहीं चल पाता है कि इसमें एक्चुअल कौन सा है। इसलिए बेस्ट पार्ट होता है कि उसको स्कैन कर ले। स्कैन करके हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये जो है कोई नेगेटिव एनर्जी का तो पार्ट नहीं है। नेगेटिव एनर्जी का पार्ट है तो उसकी हीलिंग अलग तरीके से होगी। मैं मेरी बात समझा पाया? मतलब नेगेटिव एनर्जी एक पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग है, उसकी अप्रोच, उसके मैकेनिज्म सारे फर्क। आप दवा जितनी मर्जी खाइए आपको असर ही नहीं करेगी, उसमें ये चीजें बहुत होती हैं। तो इसलिए मैं कह तो रहा हूँ ये सब कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? स्कैन करना होता है, इसका स्कैनिंग से पता चलता है। अब आप जो डॉक्टर आरती वाली क्लासेस होती हैं उसको सीरियसली करो, प्रैक्टिस, रोज थोड़ा टाइम लगाओ, तब वो आपको पता चल जाएगा स्कैनिंग में कितनी चीजों का फर्क आता है। तो ये एनर्जी अ, कम होगी, है अगर एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी उसमें तो यही पता चलेगा ना, ये कैसे पता चलेगा भूत प्रेत का चक्कर है या कुछ और चक्कर है? हीटेड एनर्जी होगी। वहां पर जब उसे छुओगे ना, मतलब जैसे जब स्कैन कर रहे होगे, स्कैन करने में भी हीट पता चलेगी। नेगेटिव एनर्जी जब भी कभी होती है उसमें स्कैन करने में हीट होती है। अभी मैम ने तो 9 चक्रास को स्कैन करने का बताया। तो अभी बिंदु मैम ने जो इम्यूनिटी वाला किया वो एग्जैक्टली क्या किया वो समझ में उन्होंने नहीं अपनी आया। अटेंशन को अपने चक्रास से कनेक्ट करा
अपने सारे चक्रास को उन्होंने ऑब्जर्व करा, आंखें बंद करी और उससे अपने आप को कनेक्ट कर लिया। मैंने वो चक्रास के बीज मंत्रों को बोलना शुरू करा, मशकतलह या रव, मशकतलह या रव, ऐसे करके बोलना शुरू करा। वो मैंने बोला तो उसके बाद उन्होंने जो भी चेंज अंदर ऑब्जर्व कराओ, ऑब्जर्व करने के बाद एक तो चेंज बिंदु मैम ऑब्जर्व कर रही है, एक वो अंदर का चक्रा जो है वो खुद चेंज ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें जाते, आप जैसे ऐसे मतलब मान लीजिए कि जैसे आप बेसिकली मराठी है ना गौतम जी? नहीं नहीं आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, born and brought up in महाराष्ट्र। ओके, तो मतलब अब आप मराठी हो गए ना, मतलब यू आर एज गुड एज मराठी, बचपन से मराठी हाँ, आती कह है? सकते हैं। यस बचपन से ही मराठी आती है ना आपको? यस यस। अब मैं बात करते करते आपसे मराठी में बात करूं तो सडनली आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा ना, ये तो मेरे घर का है, ऐसी सोचोगे ना। या मैं भावना जी से बात करूंगा तो पंजाबी में बोलना शुरू करूंगा तो इन्हें लगेगा मैं ये तो मेरे घर का है। या मैं बिंदु जी से बात करूंगा, गुजराती में बात करना शुरू करूंगा, हमें केम छो, मजामा छो, ऐसे करके बात करूंगा तो ये भी कहेंगे कि नहीं ये तो हमारे घर का है। तो जैसे ही अपनापन का फीलिंग आता है ना, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, भले ही हम कितने भी उसमें लेकर चले। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक आदमी बहुत सारी भाषाएं जानता था, वो बहुत सारी भाषाएं जानता था तो, और हर भाषा उसकी बिल्कुल प्रोफिशिएंसी में थी। तो वो अकबर बीरबल या कुछ ऐसा कोई किस्सा था वो, तो उससे पूछा गया भाई, तेनालीराम था शायद, तेनालीराम से पूछा गया भाई ये इसकी मदर टंग कौन सी है? तो उसने जो भी भाषा में पूछता उसे सारी भाषाएं बिल्कुल है मदर टंग की जैसी कंफर्टेबल थी। तेनालीराम कहता है ये बहुत वो है, गूढ़ विद्या है, ये ऐसे नहीं बताई जाएगी, मैं तुम्हें जीने पे लेके चलता हूँ। तो स्टेयर केस पे ले गया, स्टेयर केस पे लेके गया और उसने उसे धक्का दे दिया, वो नीचे गिरा तो उसके मुंह से गाली निकल गई। जिस भाषा में गाली निकली थी बोले यही इसकी मदर टंग है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो कंफर्ट लेवल होता है, जिस भाषा में जितना ज्यादा होता है, उस भाषा की डेप्थ नापनी हो तो वो वहां तक हम गाली देने तक पहुंच जाए, उससे हमारा अपनापन बढ़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको धीरे धीरे जब आप इसमें मन लगाओगे ना तब ये चीजें निकल कर आती हैं। सुपरफिशियली देयर इज नथिंग इन द कोर्स, बट जैसे ही आप उसकी उस डेप्थ को टच करते हो ना, उसके अंदर से मैजिक निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने सिर्फ अपने चक्रा से कनेक्ट करा, मैंने उन साउंड्स को बोला जो चक्रा खुद समझते हैं, मैंने इनको नहीं सुनाया, मैंने उन चक्रास को वो वाली साउंड सुनाई, तो चक्रास खुश हो गए कि अरे ये तो मेरे होम टाउन की लैंग्वेज में बात कर रहा है। जैसे ही वो उस लैंग्वेज को उन्होंने महसूस करा, इमीडिएटली दे रिस्पॉन्डेड एंड एनर्जी इंक्रीज। उनको थोड़ी समझ में आया कि ये मैं क्या मशक्कत अल्लाह क्या कर रहा हूं मैं, वो बिंदु जी को थोड़ी समझ में आई वो चीज, बट इनके अंदर जो था उसको समझ में आया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे कभी गूंगे बहरे बच्चे दे दीजिए, मैं आपको मेरी साइंस दिखाता हूं फिर कि मैं जो बात कर रहा हूं वो कितनी पावरफुल है। मुझे 25 बच्चे दे दीजिए सारे गूंगे बहरे, उनके सबकी जो है एनर्जी मैप कर लीजिए, और मैं जब बोलूंगा तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, मेरा कोई इशारा उनको दिखाई नहीं देगा, वो अंधे भी होंगे तो भी, लेकिन उन सबके चक्रास की एनर्जी बढ़ जाएगी। सो दैट इज व्हाट दिस साइंस इज ऑल अबाउट। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, इसका एंगेजमेंट डेवलप करना पड़ता है। चलिए डे 6 जो है वो कल करेंगे। आज क्या तारीख हो गई? आज 23 है ना, 23rd 24th, कल है 24th। आप परसों जाएंगे कल जाएंगे? मैं परसों सवेरे 7 बजे हम लोग निकल जाएंगे, 11 बजे कल का फ्लाइट है। दिन तो है ना हमारे पास में? हाँ, कल का दिन तो है ना? हाँ, तो आज अगर आप ये डे 6 में सिर्फ बेसिक थ्योरी है, अगर आप ये थ्योरी आज जैसे पढ़ लेते हैं तो डे 7 जो है वो प्योर प्रैक्टिकल है। उसमें मैं वास्तु कराऊंगा, कौन सी वास्तु डायरेक्शन का कौन सा बीज मंत्र होता है और वो कैसे काम करता है, उसका पूरा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल वाला है।
डे 6 में बेसिक थ्योरी है, उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ज्ञान विज्ञान और कॉज ऑफ डिजीज और रिमूवल ऑफ डिजीज जो है वो पार्ट में एड्रेस कर चुका। फिर भी एक दफा कल पढ़ लेते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी क्लास का टाइम बढ़ा लेंगे। इंस्टेड ऑफ 12 से 2 करने की बजाय हम उसे 11:30 से 2 कर लेंगे, या 12 बजे से 2:30 बजे कर लेंगे, विच एवर इज कन्वीनियंट टू ऑल 3 ऑफ यू, क्योंकि कल वाली क्लास किसी की भी नहीं हुई है पहले। ठीक है ना?